सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो हमारी बोन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती है। आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं नॉर्मल बोन के बारे में, वहीं सेकंड इमेज के अंदर आपको बोन थोड़ी खोखली सी महसूस होगी। इस बोन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोटिक बोन। ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होता है, हमारी जो बोन है वो वीक एंड ब्रिटल हो जाती है, जिस वजह से वो फॉल के बाद माइल्ड स्ट्रेस ले लेती है और जिस वजह से वो फ्रैक्चर भी कॉज कर सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि इसके अंदर इंसान को फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर होते हैं और अगर एक बार फ्रैक्चर होता है तो वो हील होने में बहुत टाइम लगाता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की। तो इसके कोई एग्जैक्ट सिम्टम्स नहीं हमें दिखते, बल्कि इसके अंदर हमें बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं एक तरीके से, कि ऑस्टियोपोरोटिक की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस की वजह से कुछ सिम्टम्स हमें दिखते हैं जो मैं आप इसको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला है बैक एक, यानी पेशेंट को बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, क्योंकि अगर ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ स्पाइन होता है तो स्पाइनस प्रोसेस और स्पाइन के जो वर्टिब्रा है वो स्ट्रेस की वजह से एक दूसरे से कोलैप्स करने लग जाते हैं, जिस वजह से बैक पेन होता है। दूसरा लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, क्योंकि जो बोन्स है वो ऑस्टियोपोरोटिक स्ट्रेस लेते हुए वो बोन धीरे धीरे डिग्रेड होके टूटना शुरू हो जाती है, जिस वजह से लॉस ऑफ हाइट। स्टूप पोस्चर, क्योंकि ये स्ट्रेस ले नहीं पाते तो अंडर वेटफुल कंडीशन ये पोस्चर को डेविएट कर देते हैं। चौथा है अ बोन दैट ब्रेक्स मच मोर इजीली देन एक्सपेक्टेड। अब क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक बोन एक तरीके से खोखली बोन है, तो अगर ज़रा सा भी स्ट्रेस पड़ता है या फिर फॉल होता है नॉर्मल सा भी, तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं फ्रैक्चर के। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो सबसे पहला जो कॉज़ है वो यही है कि आपकी जो बोन है वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ रिन्यूअल में होती है, लेकिन अगर किसी फैक्टर की वजह से या फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से ये जो प्रोसेस है ये डिले हो जाए या फिर ये स्टॉप हो जाए तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कहने का मतलब, अगर आपकी न्यू बोन फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो कम हो जाए एज़ कम्पेयर टू ओल्ड बोन डीफॉर्मेशन प्रोसेसेस, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस बहुत इजीली हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, कि कौन कौन लोग प्रोन है ऑस्टियोपोरोसिस के। सबसे पहले वुमेंस, क्योंकि मीनोपॉज के बाद वुमेंस के अंदर एस्ट्रोजन कम रहता है, जिस वजह से बोन डेंसिटी कम होने की वजह से इन लोगों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है। दूसरा एज, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर रिस्क बढ़ता रहता है ऑस्टियोपोरोसिस का। अगर आप एशियन कॉन्टिनेंट से है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं, इसी वजह से इंडिया के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। इसके बाद अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री रह चुकी है तो चांसेस हैं कि आपको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आप ओबीज़ हैं तो भी आपको ओबेसिटी होना, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होना बहुत कॉमन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस इज़ वेरी कॉमन इन पीपल जिनके अंदर जो है एस्ट्रोजन कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है और वुमेंस के अंदर आफ्टर मीनोपॉज ये कम हो जाता है, जिस वजह से इनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद थायराइड प्रॉब्लम के अंदर भी ये देखा गया है कि बोन जो है वो ज़्यादा लॉस होती है और बोन फॉर्मेशन बहुत कम रहती है, जिस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस उन लोगों में भी होता है जिन लोगों के अंदर लो कैल्शियम इनटेक हो, यानी ऑस्टियोपीनिया हो, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो, वो लोग कॉन्टीन्यूस डाइट पे रहते हैं, लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, उन लोगों के अंदर सप्लीमेंट्स कम रहते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस और फॉस्फेट, विटामिन डी के, जिस वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है और वो आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस बना देती है। इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी जिन लोगों की हुई है, यानी जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है कैल्शियम और विटामिन डी को अब्जॉर्ब करने में, उन लोगों के अंदर बहुत कॉमनली देखा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी
कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस को काउंट करते हैं। जैसे जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल भी वेट ट्रेनिंग नहीं करते और उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फिर वो अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस 90% केसेस में होता है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कि अगर किसी की फैमिली में अगर है ऑस्टियोपोरोसिस तो उसे डर रहेगा कि उसे भी हो सकता है, तो उसे कैसे प्रिवेंट करें। सबसे पहला, डाइट बिल्कुल बैलेंस लें, मिनरल्स, विटामिन्स, सप्लीमेंट्स ज़रूर लें, कैल्शियम, विटामिन डी सब कुछ खाएं। डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स ज़रूर इंक्लूड करें। स्मोकिंग कम कर दें क्योंकि टोबैको का जो इनटेक है वो ऑस्टियोपोरोसिस को इंड्यूस करता है। और उसके बाद अल्कोहल कंजम्पशन को ख़त्म कर दें, और उसके बाद कैफ़ीन यानी कॉफ़ी को भी इनटेक करना बहुत कम कर दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रोज़ एक्सरसाइज करें, रोज़ वेट ट्रेनिंग करें। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको डायग्नोस करें। कि अगर किसी को सस्पेक्टेड है कि उसको बार बार फ्रैक्चर हो रहे हैं, तो उसमें कैसे डायग्नोस करें ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस करने के लिए डेक्सा स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक्सा स्कैन के अंदर टी स्कोर होता है। टी स्कोर अगर आपका ज़्यादा ही कम है, -2.5 से कम है, तो आप ऑस्टियोपोरोटिक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। अगर एक इंसान के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्टेड है, तो उसके अंदर अब ऐसा क्या किया जाए जिससे वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाए। सबसे पहला, ट्रीटमेंट के अंदर सप्लीमेंट्स ज़रूर इंक्लूड होते हैं। देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हमारी हड्डियों में बिल्कुल खोखलापन आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फॉस्फोरस, फॉस्फेट्स या फिर कैल्शियम जो डिपॉजिट होता है बोन के अंदर, वो धीरे धीरे रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो उसको वापस से रीटेक कराने के लिए या वापस से रिप्लेनिश करने के लिए बोन में हमें सप्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहला, सप्लीमेंट्स इंक्लूड करने हैं डाइट में। दूसरा, वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा वेट लेकर स्टार्ट करनी है एक्सरसाइजेस, ग्रेजुअली वेट इंक्रीज़ करना है, और इससे आप बहुत जल्दी देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस ख़त्म होते हुए। सबसे पहले वही मेडिसिन्स चलेंगी, जैसे बिसफॉस्फोनेट हो गया, डिनोसुम्बम हो गया। स्मोकिंग को कम करेंगे, एक्सरसाइज रोज़ करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो अपने आप ही ये धीरे धीरे ठीक होता चले जाएगा। यही इसका एकमात्र इलाज है, इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।